देखने को मिल गई। और अब भाई अपर सर्किट लगा रहा है ना। अब अपर सर्किट क्यों लगा रहा है, कोई इसकी मुख्य वजह नहीं है। लोअर सर्किट क्यों लगा रहा था, उसकी भी मुख्य वजह नहीं है। वजह कुछ नहीं, 40-42 वाली चीनी 65, 68, 70 तक बिक रही है। और कुछ नासमझ जो निवेशक हैं सोच रहे हैं बहुत कुछ अच्छा हो गया। टीवीएस ने ओला को पछाड़ दिया। भैया ओला क्यों, ओला तो वैसे ही 5वें नंबर पर है। बजाज से क्यों नहीं हो रही है, हीरो से क्यों नहीं हो रही है तुलना, एथर से क्यों नहीं तुलना हो रही है, और गाड़ियों से तुलना क्यों नहीं हो रही है, ओला क्यों? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे फिर से रामा स्टील के बारे में। कुछ दिन पहले जब ये लोअर सर्किट लगा रहा था, उससे पहले जब इसके अंदर एक फेरबदल हुआ एफआईज का, उस पर और उससे पहले, और अब 2-4 दिन पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी। अभी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने भी कहा कि इसके अंदर इतनी हिस्सेदारी है, तो मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ। फिर मैंने कुछ देखा तो मुझे कुछ और भी चीज़ें रामा स्टील में देखने को मिल गई। और अब ये अपर सर्किट लगा रहा है ना। अब अपर सर्किट क्यों लगा रहा है, कोई इसकी मुख्य वजह नहीं है। लोअर सर्किट क्यों लगा रहा था, उसकी भी मुख्य वजह नहीं है। वजह कुछ नहीं है, पर जो एक रणनीति होती है, षड्यंत्र होते हैं, उसको आपको भापना है। दूसरी बात करेंगे, आजकल शुगर सेक्टर बड़ा चर्चाओं में है जी। 40-42 वाली चीनी 65, 68, 70 तक बिक रही है। और कुछ नासमझ जो निवेशक हैं सोच रहे हैं बहुत कुछ अच्छा हो गया जी शुगर सेक्टर में। देखो सर, एक छोटी सी बात समझ लेना, शुगर सेक्टर हो या कोई सा भी सेक्टर हो, जब उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, यानी वो काम जो है बढ़ाएगा और उसकी बिक्री उससे सारा बेचेगा, वो उसको बेचेगा, तो वो एक प्रोग्रेस की नीतियाँ होती हैं। बीच में कुछ चीज़ें न्यूज बेस होने से, रेट बढ़ने से, ये चीनी मिलों का फ़ायदा नहीं होता। इससे कहीं आप सोच रहे हो इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है कि अगर आज 70 रुपये चीनी मिल रही है तो ये नहीं कि हमेशा 70 ही मिलेगी, ऊपर भी नीचे भी। और अगर रेट ज़्यादा चीनी के होंगे, छोटा सा बता रहा हूँ, अभी बात करेंगे इसके ऊपर, तो फिर उनको गन्ना भी तो महंगा मिलेगा ना। और 65 रुपये 70 रुपये चीनी के हिसाब जो मिल रहे हैं हमें रिटेल में, उससे आप स्टॉक देख रहे हैं। जो एक दिन तेजी आ गई वो आई जाती है, वो आपको पता है कि वो गेम हो ही जाते हैं। तो फिर अब तेजी क्यों नहीं है? अच्छी चीज़ हमेशा अच्छी होती है, उसकी ना एक पकड़ पकड़ो, देखने की दृष्टि हमें लानी पड़ेगी। ओला आज तेजी में, और तब जब टीवीएस नंबर 1 बन गया है। टीवीएस ने ओला को पछाड़ दिया है। न्यूज़ देखना आप, टीवीएस ने ओला को पछाड़ दिया। भैया ओला क्यों, ओला तो वैसे ही 5वें नंबर पर है। बजाज से क्यों नहीं हो रही है, हीरो से क्यों नहीं हो रही है तुलना, एथर से क्यों नहीं तुलना हो रही है, और गाड़ियों से तुलना क्यों नहीं हो रही है, ओला क्यों? बहुत बड़ी रणनीतियां होती हैं, उसको भी आज मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप समझो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक दिन में चीजें खराब नहीं होती। एक दिन में जो खराब हुई चीजें वो सही नहीं होती, समय लग जाएगा। उदाहरण पेटीएम का कई बार दे चुका हूं। पेटीएम का शेयर कहां गया था, पेटीएम बंद हो गई, पेटीएम का कारोबार इसने वो ले लिया, पेटीएम का ये हो गया, पेटीएम का वो हो गया, निगेटिव हो रहा है। 2000 रुपये तक का जो इसका आईपीओ था, ऊपर का भी होगा, कहां आ गया पर बता भी नहीं सकते, देख लेना कहां गया था। सब उम्मीदें खत्म, सब जो रिटेलर थे वो भी टेंशन में, वो भी खत्म। क्यों? जब शेयर पछाई गिरा जा रहा है, कारोबार ही किसी का बंद होगा, ये कारोबार खरीदेगा वो खरीदेगा, तो वो सारा निगेटिव हो रहा है। और वहां पर क्या हो रहा है, रिटेलर गैप हो रहे हैं। फिर अचानक से टॉप पर पेटीएम 1700 पर, क्यों? क्योंकि उसने फिर अपने को सुधार दिया, पर एकदम तो नहीं सुधारा।
थोड़ा सा गया 500 में गया, फिर नीचे आया, फिर 600 में गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर आगे गया, फिर नीचे आया, फिर 1100 1000 में टहलता रहा। तो एकदम तो नहीं हुआ ना, पर जिस दिन बेकार हो रहा था उस दिन आपको लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया। ये जो बिजनेस होता है ना, देखो सर याद रखना, जब आप शेयर बाजार के अंदर बिजनेस पहचानना सीख जाएं, क्वालिटी गिरावट में जानकर पहचान लें कि किस वजह से गिर रहा है और क्यों गिर रहा है, और गिर रहा है तो क्या इसका वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो वह बेकार है, हटाओ। पर गिर रहा है पर वो कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा है, उस पर आपको माइंड लगाना पड़ेगा, समझ रहे। तो इतिहास मैंने आपको पहले बताया था, एक दिन में नहीं बनते, चीज़ें एक दिन में ख़राब नहीं होती, चीज़ें एक दिन में सही नहीं होती। आज जो चीज़ें हमें बेकार लग रही हैं वो कल अच्छी हो जाएंगी, और जो आज अच्छी लग रही हैं वो कल बेकार हो जाएंगी। दोनों रणनीतियों को आपको अपने माइंड से, किसी के टिप्स से अगर आपने काम कर लिया तो एक बार 2 बार कमा लोगे, 10 में से 8 बार गवाओगे आप टिप्स में। पर जिस दिन आपने चीज़ों को समझ लिया, भले आप प्रॉफिट कम कमा लें, पैसे को बचा लोगे अपने। तो क्या समझना है आपको, जो न्यूज़ आती है, जो भी एनालाइज है, आपको खुद करनी है। मैं तो आपको न्यूज़ बताऊंगा यहाँ पर, उसको आपको समझना है। कल मेरे पास एक कमेंट आया जिन्होंने कहा कि सर आप सीधे सीधे बता दो, ये खरीदें वो बेचें ये करें। भैया मैंने कहा क्या कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको न्यूज़, फंडामेंटल, विस्तार की योजना, जो कंपनी बता रही है वो, न्यूज़ की एनालाइज, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सिर्फ इतना हक होता है यूट्यूबर को। इससे ज़्यादा नहीं कि ये यहाँ खरीद लो जी, वहाँ बेच लो, ये कर लो। मैं क्यों कहता हूँ कि मेरा कोई टेलीग्राम कोई ग्रुप नहीं है, क्यों कहता हूँ, क्योंकि अभी मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। पर क्या हम आगे हो सकते हैं, तो समय लग जाएगा, पर तैयारी कर रहा हूँ मैं उसकी। तो जिस दिन उसकी तैयारी और जिस दिन उसका एग्ज़ाम हमने पास कर लिए, तो फिर हम भी वैसे ही अपना चीज़ें कर लिया करेंगे, तब तक कि हम न्यूज़ बेस ही चीज़ों को चलाएंगे। तो हमारा कोई भी मकसद, अब मैं आपको बता रहा हूँ, खरीदने बेचने की नीति से इसलिए नहीं होता ना, तो इसलिए मैं बता नहीं सकता आपको ये। सर देखो, टीवीएस भारत में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ब्रांड बन गया है, बढ़िया बन गया है। इससे पहले कौन था, ओला। मैंने आपको क्या कहा कि एथर, हीरो से क्यों नहीं तुलना हो रही है। देखो सर, सबसे पहले चीज़ों को समझो, ओला ने, पहली कंपनी थी ओला, जिसने 10 लाख वाहन बेचे थे अपने। हर जगह आपको ओला ओला दिख रहा था जी, ओला ओला, सब जगह दिख रहा ओला ओला। क्या अब उतने हिसाब से दिखता है, नहीं दिखता। 10 लाख इनके जो स्कूटर बिके हैं, तो वो सारे नहीं दिख रहे आपको बाजारों में। क्यों? क्योंकि कुछ सर्विस सेंटर में पड़े हैं, कुछ खराब पड़े हैं, कुछ ने कस्टमर ने टेंशन दे रखी है कि भैया करो इसको सही करो, कुछ कोर्ट कह रहा है सही करके दो। एक छोटी सी बात बताऊंगा, अगर ये दिमाग में किसी के घुस गई तो यकीनन आपको बहुत कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये छोटी सी बात बाद में बताऊंगा। कुल बिक्री के मामले में ये सबसे बड़ा E2 व्हीलर ब्रांड बन गया है। कौन? टीवीएस। 11,27,873 यूनिट की बिक्री की है। किसने? टीवीएस ने। जबकि, अब सुनो, जबकि ओला ने केवल लिख दिया। बताओ, देखो सर मेरी एक बात बताओ, जो पहले 10 लाख अपनी गाड़ियों को बेच चुका है, अब अगर हम देखें तो 11,17,031 यूनिट बेची है ओला ने। तो ये क्या केवल है, जो हीरो एथर से ज़्यादा अपनी अभी चलन में नहीं है वो, पर उसने बिक्री कर रखी है इतनी। तो यहाँ केवल के दर्जा। देखो सर, आपको चीज़ों को पहचानना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि 11,27,873 तो टीवीएस हो गया टीवीएस, उसने बेच दी, उसकी गाड़ियाँ चल रही हैं, चारों तरफ टीवीएस दिख रही होगी। ओला की 11,17,031 यूनिट है, जिसमें अभी नई भी हैं और जो पुरानी है वो भी चल रही हैं। पर कुछ जो है, कुछ क्या बहुत कुछ जो है सर्विस सेंटर, और आपको देखते भी होंगे वीडियो, धूल जल रही है ओला बोला। देखो सर, ओला ने अगर उन गाड़ियों को, उनके मालिकों को सही सलामत करके वापस कर दिया, तो क्या आपको टीवीएस ओला नहीं दिखेगी पूरे तबा तोड़? जब इतनी सारी गाड़ी, तो क्या जिनको गाड़ी सही होके मिलेगी तो क्या वो घर पे रखेंगे अपने? दूसरा पॉइंट पकड़ो कि ओला की अपनी गीगा फैक्ट्री है, जिसमें वो बैटरी सेल बना रहा है।
उसका एक टर्निंग पॉइंट है। अब ओला की जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसके अंदर वो बैटरियां लग रही हैं, और ओला की जो पुरानी गाड़ियां हैं जब ओला सही करके देगा तो कहेगा भैया मैं ये बैटरी डाल रहा हूँ, क्या इससे आप डलवा सकते हैं। अब किसी को गाड़ी मिल रही है, वो सोचे कि हाँ सर ये बैटरी डलवा के मुझे कुछ नया कुछ मिल जाए, एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए, तो वो डलवाएगा, नहीं तो कितना पैसा ओला के पास आएगा। और नहीं भी डलवाए तो वो उसको सही करके देगा, तो विश्वास कितना जागेगा जब आप देखो कि एक गाड़ी ओला, फिर दूसरी ओला दिख रही, फिर टीवीएस दिख रही, फिर ओला दिख रही है आपको। तो उसकी अभी भी 10 लाख यूनिट जो है नंबर 1 ओला था, और मैं फिर बता रहा हूँ वो आदि जितनी भी खराब है वो टेंशन दिखी जिसकी वजह से ओला का शेयर गिरा था। तो ये मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि ओला ने जिस दिन उनको सही दे भी रहा वो सही कर करके उसका टर्निंग पॉइंट बन जाएगा कि ओला ने अगर ये सारी गाड़ियां अपनी जो सही करके दे दी जो भी खराब है, तो एक विश्वास जागेगा। तो इसलिए कह रहा हूं मैं, दूर की चीज़ें आपको बेस्ट तरीके से देखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप पढ़ लेना ओला से ही क्यों तुलना हो रही है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसलिए हो रही है क्योंकि ओला ही एक वाहन निर्माता था जो सबसे बड़ा वाहन निर्माता था ईवी में, जिसकी 10 लाख यूनिट सबसे पहले बिकी थी, तो इसलिए तुलना हो रही है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी है ओला के लिए। आज देख लो ना, तेज़ी आ गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल पंजीकरण में टीवीएस ने ओला को 10,842 यूनिट से पीछे छोड़ दिया। तो 10,842 ही यूनिट आगे है ओला से टीवीएस। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये आंकड़ा जो पार टीवीएस ने किया उनको बहुत बहुत मुबारक, पर टीवीएस के जरिए एक ओला को समझने का आज मौका मिल गया है। देखो सर, ओला ने अपनी सेल को मार्च 2026 में सबसे कम किया जो 265 करोड़ की थी। अब ओला सुधार की तरफ है, जो जून 2026 से 455 करोड़ की सेल, बाकी क्वार्टर से कम और इससे पहले से ज़्यादा, यानी कि सुधार के मौके फर्स्ट क्वार्टर से आए हैं, जो 455 करोड़ की सेल और 336 करोड़, यानी कि अपना लॉस भी कंपनी ने कम किया है। तो ये जून का जो क्वार्टर है, ये अब आपको कई क्वार्टर देखने हैं जिसमें से ये अपनी सेल को बढ़ाता हुआ नज़र आ सकता है। दूसरा सबसे बड़ा पार्ट इसके अंदर मुझे देखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड जो होते हैं छोटे अवधि के लिए नहीं होते, ये तो कमाने के मौके देते हैं दूसरों को, भैया आओ जमा करो, म्यूचुअल फंड बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये क्या आज और कल के लिए? तो इतना ज़्यादा दाव मोतीलाल ओसवाल ऊपर के रेट में अगर बैठा था, और चीज़ें को समझना कि अब वो एवरेज कर रहा है जो 5.50% हो गई है, जो 2.75% देखने को आपको मिली थी, फिर बढ़ाया और अब फिर बढ़ा दिया। तो ऐसा मोतीलाल ओसवाल को क्या दिख रहा है? तो आज मैंने शायद आपको ओला को अलग ढंग से समझा दिया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। देखो, वैश्विक सफ़ेद चीनी यानी कि चीनी 16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद चीनी शेयरों में तेजी आई। ये न्यूज़ दो दिन पुरानी है, पर समय आज मिला है कि मैं चलो इसे भी समझा दूं। महंगी चीनी के कारण भारत में एथेनॉल की तुलना में चीनी की कीमत अधिक हो गई, जिससे शेयरों में लाभ हुआ। क्या मकसद है कि अगर आपको रिटेलरों से ये 70 रुपये चीनी मिल रही है, क्या 2-4 दिन के अंदर जो ये चीज़ें हुई हैं, क्या वो मिल से निकल कर चीनी 70 की हुई है, या उनके पास पहला स्टॉक पड़ा था अचानक से 70 की हुई है, या 65 की हुई है, 60 की हुई है? उनके स्टॉक पड़ा था भैया। और अगर और मिले उत्पादन ज़्यादा करें और वो अच्छे रेट पर बिकें, तो उनको फिर वो गन्ना भी तो उस रेट पर ही मिलेगा जो पहले मिल रहा था, क्या उससे ऊपर मिलेगा? तो उससे ऊपर मिलेगा उन्हें। तो ये जो रेट बढ़ने की तेज़ी होती है, या तो ये मिनिमम तरीके से होती जाए और इनको जो पहले गन्ना मिल रहा था उस हिसाब से होती जाए और रेट बढ़ जाए। तो चारों तरफ आपको देखना ये पड़ेगा कि ये रेट जो है, एक तो त्यौहार आ रहे हैं, दूसरा कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया एथेनॉल पर ज़्यादा दिमाग लगा दिया, तीसरा घरेलू जो चीनी है, जो घरेलू चीनी है उसके अंदर कमी आ रही है, यानी कि फिर जो चीनी मिले हैं उस तरीके से उत्पादन नहीं कर रही है। तो जब चीनी मिले उस तरीके से उत्पादन नहीं कर रही है, तो फिर आप और हम कैसे समझ रहे हैं कि रेट 70 रुपये होने से चीनी की जो कंपनियां बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं? भैया अगर आगे से करेंगे तो तब सोचेंगे, अभी तो ये पुरानी चीज़ों में रेट बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये आपको सबसे पहले समझकर चलना पड़ेगा। और कुछ स्टॉक अगर चीनी मिल पर होगा भी और वो बेचेंगे ऊपर रेट में, तो वो अपना फ़ायदा करेंगे या उससे शेयर प्राइस का फ़ायदा करेंगे? सबसे पहले ये समझो। तो अब जो उत्पादन अलग तरीके से होंगे, उससे आपको देखना कि कौन सी कंपनी कितना उत्पादन करके कितना अपना माल बेच रही है। तो ये रेट बढ़ गए, वो बढ़ गए, भैया इसकी एक सेंस समझा करो। और जिस दिन कोई सेंस समझ गया, बहुत आगे जाएगा। थोड़ा और समझो कि अगर हमारे देश के अंदर चीनी बहुत ज़्यादा बनती
तो अब ये समझो कि कीमत में अल्पकालिक राहत, यानी कि जो जल्दबाजी में जो चीनी के रेट टेंशन हुई है, केंद्र ने हाल ही में 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख टन कच्चे चीनी की शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी थी। यानी कि देश के अंदर चीनी की उत्पादन क्षमता कम हो रही है, तभी तो केंद्र ने शुल्क मुक्त, ये आयात का मतलब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट, यानी कि हम बाहर से चीनी मंगा रहे हैं। और जब हम बाहर से चीनी मंगा रहे हैं तो चीज़ों को आप ये समझ सकते हैं, तो फिर यहाँ की जो कंपनी है उस हिसाब से उत्पादन नहीं कर रही है, समझ रहे। तो ये बहुत बड़ा कारण है जिसे आप समझकर चल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, पर हम गुमराह हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि भैया हमने ना बहुत चीज़ों को समझ लिया। नहीं, अगर न्यूज़ अगर आप समझें, फिर उसका कारण समझें, फिर उसका उत्पादन क्षमता को समझें, तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिसे आपको समझना है। तो सबसे पहले रेट बढ़ना, फिर देखो उत्पादन कितना हो रहा है, क्या हम बाहर से आयात कर रहे हैं। हर सेक्टर को जानने के आपके पास मौके हैं, उसको आपको जानना चाहिए। कुछ तेज़ी आ जाती है तो हम उछल जाते हैं, भैया नहीं, हर एक न्यूज़ में कुछ चीज़ें होती है। कुछ दिनों से रामा स्टील लगा रहा है अपर सर्किट, इसका भी कारण नहीं पता, और कुछ दिनों से लगा रहा था लोअर सर्किट, इसका भी कारण नहीं पता। पर बहुत महीनों से, यानी कि कुछ महीनों से जो लगा रहा था नीचे की तरफ आ रहा था, उसका हमें कारण पता था। क्योंकि एक तो जो डिफेंस की चीज़ें थी वो हमें समझ में नहीं आई कि भैया ये करा नहीं करा, है ना, वो सब कुछ चीज़ें हो गई हैं। दूसरा अगर हम समझे तो कंपनी की सेल घट रही है। तीसरा अगर हम समझें तो हमें देखना है कि एफआईज जो है एकदम से काफ़ी कम हुए हैं, तो वो भी हमें समझना है। पर वो जो कम हुए उन्होंने भी घाटे में चीज़ों को किया है। सबसे पहले समझो कि रामा स्टील मुख्य रूप से करता क्या है। सर, रामा स्टील मुख्य रूप से स्टील पाइप और स्टील ट्यूब बनाती है, और यहाँ पढ़ लेना किस किस चीज़ में कंपनी वर्क करती है। और अगर हम देखेंगे तो इनके पाइप ट्यूब का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और गैस की पाइपलाइन, बिजली वितरण, स्ट्रीट लाइट, रेलवे, टेलीकॉम, सिंचाई, कंस्ट्रक्शन और सोलर प्रोजेक्ट में होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हाँ, ये एक बेस्ट चीज़ है। दूसरी अगर मैं आपको बात बताऊं तो एफआईज के ऊपर काफ़ी दिनों से वीडियो बन रही थी, तो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ऋषि जी ने कहा कि एफआईज तो 2.1% ही दिखा रहा है। वैसे मैं अगर स्किनर में देख रहा हूँ, मैंने कहा मैं चेक करूँगा, मैं स्किनर में देख रहा हूँ तो मुझे 2.44% इबिसु ग्लोबल जो एक है फंड है एफआईज का, उनकी हिस्सेदारी जो है करीब करीब 2.44% मुझे दिख रही है ना। तो उनको कहाँ दिख रही है ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि प्रमोटर 34.18% है, एफआई 2.70% है, और इसके अंदर 2.44% इबिसु ग्लोबल है, और एक ने पूरी होल्डिंग अपनी जून 2026 में ख़त्म कर दी थी। डीआईज देखें 0 है, पब्लिक बहुत ज़्यादा होगी जो 63.12% है। अब अगर आप देखें तो इबिसु जो एक एफआईज है जो करीब करीब अगर मैं आपको बताऊं तो 2.44% की हिस्सेदारी लेकर बैठा है, वो 10 रुपये 71 पैसे के हिसाब से बैठा है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि वो अभी भी लॉस में बैठा है। और अपर सर्किट क्यों लग रहा है, मैंने आपको पहले कह दिया, इसका कोई कारण नहीं पता लग रहा है, ये भी आप समझ कर चलें। तो वो ये सारी चीज़ें थी जिसे आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो ये वो सारी चीज़ें थी जहाँ एफआईज अभी भी इसके अंदर जो बैठे हैं 2.44, वो देखो किस रेट पर और किस रेट पर चल रहा है। तो सर मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि कंपनी की चलो सेल तो कम हो ही रही है ना, लेकिन इसका जो मुख्य बिजनेस है ना स्टील पाइप ट्यूब्स का है, ये उसमें बेहतर करेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि जितनी सारी चीज़ों में इसका चीज़ें जा रही हैं वो भी एक देखने का कार्य है। वरना देखो सर, एफआईज हो या कोई भी हो, वो सब अपना फ़ायदा चाहते हैं। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि एफआईज अगर लॉस में निकले तो क्या उनको नीचे एंट्री नहीं मिलेगी या दोबारा नहीं आ सकते वो, तो सब अपने द्वारा आ सकते। आपको समझना है कि आपका हिसाब किताब किस हिसाब से, कि आप कितने अच्छे शेयरों के साथ उसकी एनालाइज करते हैं। और फिर कह रहा हूँ, किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची उड़ देखे, अच्छी उड़ देखे, समझ कर देखे, चिट्ठी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।